गंगा दशहरा के मौके पर टिहरी पहुंचे सीएम धामी। भगवान नागराजा का लिया आशीर्वाद। क्षेत्र के विकास के लिए भी कई घोषणाएं की। सीएम धामी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ देखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। कहा, इस फिल्म से लोग होंगे पृथ्वीराज चौहान की वीरता से परिचित। नरेंद्रनगर में घंटाकर्ण महायज्ञ मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई लोगों ने की मेले में शिरकत। और काशीपुर में बैंक लूट का पुलिस ने किया खुलासा। दिल्ली से बदमाशों को दबोचा। पंजाब से आए थे वारदात को अंजाम देने के लिए। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां कल विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की एक अहम बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक आहूत की जाएगी। 14 जून से 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। 13 जून को 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। विधानसभा देहरादून में ये बैठक आयोजित की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से, जहां एक विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की एक अहम बैठक होनी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। विधानमंडल दल के नेताओं की बैठक इसमें आहूत की जाएगी। 14 जून से 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू होने जा रहा है। 13 जून को 4 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। विधानसभा देहरादून में यह बैठक आयोजित की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर कल विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की एक अहम बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से, जहां पर कल विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की एक अहम बैठक होनी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं देहरादून से। उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ देखने को मिलेगा। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है और किन मसलों पर चर्चा होगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, बताइए। दिव्यांशु, देखिए, कल ये कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है। और बजट सत्र चूंकि 14 तारीख से शुरू होना है, 14 तारीख को बजट सत्र से पहले जो तैयारियां हैं उनका जायजा ऋतु खंडूरी ले चुकी हैं। और कल इस बैठक में जो तमाम यहाँ पर अन्य जो दल हैं, उन तमाम दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कि बैठक में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे वही होगा कि आगामी जो बजट सत्र जो 14 जून से शुरू होने वाला है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और चूंकि जो बजट सत्र है इस वक्त का जो बजट सत्र होने जा रहा है ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी सरकार ने जनता से संवाद करने के बाद यहाँ पर उन तमाम बिंदुओं को इस बजट में शामिल किया है। गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल हैं, जिन दोनों मंडलों में एक संवाद कार्यक्रम किया गया था प्रेमचंद अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा, और उसमें खुद मुख्यमंत्री दोनों ही जगहों पर मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कई ऐसे व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग थे, कई छोटे वर्ग से जुड़े लोग थे जो व्यापार करते हैं, जो टैक्स सरकार को देते हैं। तो उनके महत्वपूर्ण सुझाव इस बैठक में लिए गए थे और उन्हीं अच्छे सुझावों को आज अब बजट में यहाँ पर शामिल किया है। और लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट होगा, जिस बजट को लेकर अब अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मदों में ये बजट दिया जाएगा। तो इसी चीज को लेकर कल ये बैठक होगी। और जो तमाम जो यहाँ पर अन्य जो सदस्य हैं, खासतौर पर जो अन्य दलों के जो सदस्य हैं जो विधानसभा में इस वक्त सदस्य के रूप में मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को इसीलिए बुलाया जाता है। एक परंपरा है, ये लोकतंत्र में एक परंपरा है कि वो किसी तरह का बेवजह हल्ला ना करें, किसी सवाल पर वो बेवजह चिल्लाएं नहीं। और कल भी यही कोशिश रहेगी विधानसभा स्पीकर की कि वो समझाएं उन तमाम नेताओं को कि जहां पर सरकार अच्छा काम कर रही है वहां पर विपक्ष को भी उस सरकार का साथ देना चाहिए। इसलिए इस बैठक को कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैलाश जी, जो दूसरा सत्र होने जा रहा है विधानसभा का, इसे लेकर के क्या खास तैयारियां की गई हैं इस बार? देखिए, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, सुरक्षा को लेकर पहले ही यहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए थे विधानसभा स्पीकर द्वारा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उसके बाद जो मेन गेट जो विधानसभा का है, मेन गेट से जो भी यहाँ पर अंदर जाएगा उसके पास पास होना चाहिए। मीडिया कर्मियों के लिए भी सूचना विभाग द्वारा पास जारी किए जाते हैं, तो मीडिया कर्मी भी बिना पास के अंदर नहीं जा पाएंगे और बिना मास्क के कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये साफ निर्देश इंस्ट्रक्शंस हैं कि कोविड अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क का वहां पर पूरी तरीके से उपयोग किया जाएगा। सैनिटाइजेशन वहां पर करवा दिया गया है, सैनिटाइजर का वहां पर उपयोग किया जाएगा, सैनिटाइजर मशीनें वहां पर रखी जाएंगी और साथ ही
ये भी आपको जानकारी दे दूं दिव्यांशु कि पहले इस सत्र को गैरसैंण में होना था, जो अस्थायी राजधानी है उत्तराखंड की, जी। लेकिन चूंकि यात्रा इस वक्त अपने चरम पर है, यात्रा के चलते और राज्यसभा का जो चुनाव होना था उसके चलते ही सरकार ने फैसला लिया कि अब जो सत्र है वो गैरसैंण में ना होकर राजधानी देहरादून में सत्र को किया जाएगा और 2 से 3 दिन तक ये सत्र चल सकता है। कैलाश जी, इस वक्त हम देख रहे हैं कि यात्रा चूंकि चालू है और यात्रा में यह भी देखने में आ रहा है कि बहुतायत में जो यात्री हैं देश भर से पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में, और इसके चलते ये भी इस तरह की भी घटनाएं सामने आई थी कि वहां पर जो खच्चर होते हैं उनके और जो जानवर हैं उनकी मौत की खबरें भी आई हैं। तो उनको लेकर के क्या कुछ चर्चा संभव है? क्या उनको लेकर के कुछ चर्चा हो सकती है? हाँ देखिए, विधानसभा का सत्र है तो जाहिर सी बात है कि कई मामलों में चर्चा हो सकती है और उससे पहले कैबिनेट में भी इस तरह की चर्चाएं लगातार हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से दिव्यांशु लिया था, जिसके चलते जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो प्रभारी मंत्री हैं, अगर धन सिंह रावत की मैं बात करूं, स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रदेश के और केदारनाथ के प्रभारी मंत्री हैं, उनके साथ भी उनकी बैठक हुई थी। उनसे भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इस पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से वो ले। जिसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने तुरंत निर्देश यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते अधिकारियों को दिया कि डॉक्टरों की टीमों का मूवमेंट वहां पर बढ़ाया जाए, वहां पर ज्यादा से ज्यादा उपचार हेतु जो सामग्री है वो वहां पर पहुंचाई जाए। ऑक्सीजन की कमी के चलते जिस तरीके से कई मौतें यहाँ पर हो गई थी, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी ना हो, इसके लिए भी वहां पर इंतजाम किए थे। एयर एम्बुलेंस के लिए अगर अपलिफ्ट अगर किसी यात्री को करना पड़े, वो सुविधाएं भी वहां पर देखने को मिल रही थी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सरकार बहुत ज्यादा सजग है और सत्र में भी जाहिर तौर पर कोई ना कोई विधायक इस मामले को जरूर उठा सकता है, लेकिन चूंकि अगर सरकार की पूरी तैयारी इस पूरे मामले में होगी तो सरकार को भी जवाब देने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलाश जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि अगर हम देखें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दृष्टिकोण से, चूंकि चंपावत का जो उपचुनाव हुआ था उसे जीतने के बाद ये पहला सत्र है, तो ये उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सत्र कितना महत्वपूर्ण कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है दिव्यांशु। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से 5वीं विधानसभा है, 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र भले ही है, लेकिन मुख्यमंत्री का उपचुनाव जीतने के बाद ये उनका पहला सत्र होगा, तो उनके लिए सत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वक्त बजट यहाँ पर आवंटित होना है, बजट यहाँ पर जारी किया जाना है प्रदेश के लिए। तो जाहिर तौर पर किस विभाग को कितना बजट देना है, किस मद में यहाँ पर बजट देना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी विभाग अगर होता है तो बिना बजट के वो विभाग संचालित नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती इस प्रदेश के लिए है कि 62,000 करोड़ का कर्ज इस प्रदेश में पहले से ही है, यानी औसतन अगर लगाया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पर 15,000 रुपए का कर्ज ऑलरेडी है। यानी जो बच्चा जन्म ले रहा है उत्तराखंड में, वो जन्म लेते ही उस पर 15,000 रुपए का कर्ज है, क्योंकि इतना ज्यादा कर्ज पहले लिया जा चुका है। तो अब मुख्यमंत्री की यही कोशिश है कि जो बजट यहाँ पर जारी किया जाएगा, वो बजट तो जारी होगा ही, लेकिन उस बजट को किस तरीके से खर्च किया जाए ताकि बजट भी पूरा खर्च हो सके। विकास योजनाओं को लेकर जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं, जो घोषणाएं यहाँ पर उनके कैबिनेट मंत्रियों ने की हैं, वो तमाम घोषणाएं भी यहाँ पर पूरी हो सके। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं दिव्यांशु कि ये बजट सत्र मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है, आपने अभी कहा कि कर्ज की बात है। देखिए, कर्ज को लेकर के विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहा है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार क्या रणनीति रहेगी सरकार की कि कर्ज ज्यादा ना लेना पड़े और जो राशि आवंटित की जाए उसका सही तरीके से उपयोग भी हो पाए? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कुल अमाउंट है, वो अमाउंट तो जाहिर तौर पर यहाँ पर लेना ही पड़ता है सरकार को। और अब सरकार की जो कोशिश है, सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रमों को क्रियान्वित उत्तराखंड में किया जाए ताकि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यहाँ पर हो सके। उस प्रोडक्शन से जो यहाँ के जो बेरोजगार है उनको एक हद तक रोजगार मिल सके, और उस रोजगार तो उनको मिले ही, उनके परिवार का पालन पोषण भी हो और सरकार को भी राजस्व मिल सके। क्योंकि अगर सरकार को राजस्व मिलता है तो जाहिर तौर पर सरकार को केंद्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो एक हद तक ये कहा जा सकता है कि कई ऐसी योजनाओं पर इस वक्त उत्तराखंड की सरकार का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, यहाँ के पर्यटन मंत्री का और जो संबंधित जो अन्य यहाँ पर मंत्रालय हैं, उन तमाम मंत्रियों का यही फोकस है कि ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए जिन योजनाओं से ज्यादा राजस्व मिल सके। अगर मैं उदाहरण यहाँ पर दूं पर्यटन की, तो जाहिर तौर पर पर्यटन को लेकर बहुत ज्यादा संभावनाएं उत्तराखंड में हैं, लेकिन उन योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा जाए ये देखने वाली बात होगी। और
जिस तरीके से अगर पर्यटन मंत्री की बात करें, उनका विजन वाकई में, इसमें कोई दो राय नहीं कि विजन उनका बहुत अच्छा विजन है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, यूरोप की बात करें, वहां पर क्यों पर्यटक जाता है, भले ही वहां पर क्योंकि वहां पर संसाधन है। और यही चीज इस वक्त सरकार करना चाह रही है कि उत्तराखंड में जब इतनी नैसर्गिक सौंदर्यता है तो उत्तराखंड में संसाधनों को यहाँ पर डेवलप किया जाए, ताकि चार धाम के अलावा जो पर्यटक हैं वो उन इलाकों में जा सके, वहां पर जो रोजगार जो लोगों को मिलेगा, उससे रोजगार वहां पर लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी और वहां पर जो संसाधन है उनको भी अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकेगा। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड से, और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि चमोली से है, जहां पर गोपेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लोग जुटने लगे हैं। मतदान को लेकर के बुजुर्ग और महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवा भी मतदान में प्रतिभाग कर रहे हैं। दिन चढ़ते ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ जुटने लगी है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर उपचुनाव हो रहा है। सभी मतदान स्थलों पर सुबह ठीक 8 बजे से मतदान शुरू हो गया। नगर पालिका गोपेश्वर में कुल 11 वार्ड हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए 11 वार्डों में 18 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। गोपेश्वर नगर पालिका में कुल 12,903 मतदाता हैं, जिसमें से 6,580 पुरुष हैं और 6,323 महिला मतदाता शामिल हैं। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर गोपेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही लोग जुटने लगे। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवा भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। दिन चढ़ते ही पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ जुटने लगी है। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर उपचुनाव हो रहा है। सभी मतदान स्थलों पर ठीक सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था। नगर पालिका गोपेश्वर में कुल 11 वार्ड हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए 11 वार्डों में 18 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। बात की जाए अगर नगर पालिका की, तो गोपेश्वर नगर पालिका में कुल 12,903 मतदाता हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पुष्कर नेगी जुड़ गए हैं। पुष्कर जी, मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, बताइए। बिल्कुल, देखिए हेमंत, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है जो चुनाव होना था, उपचुनाव होना था नगर पालिका गोपेश्वर का, वो आज सुबह ठीक 8 बजे से 11 मतदान केंद्र हैं, 11 वार्ड हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो पिछले दिनों जिस तरह से पिछले दिनों जो अध्यक्ष थे, इनका जो आकस्मिक निधन हो गया था, उसके बाद एक सीट रिक्त हो गई थी। हालांकि आज जो है मतदान है। मतदान के बाद जो यहाँ पे जो लोग हैं, जो नगर पालिका क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ये लोग भारी मात्रा में आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा हुआ किस तरह से लोग अपनी लाइनों में अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इस पार्टी का अपनी जीत का पार्टियां इस पद पर जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन जब मतगणना जो है 14 तारीख को जब यहाँ पे मतगणना होगी तो पता चल पाएगा कि कौन लोग इस पर जीतते हैं। लेकिन आज सुबह 8 बजे से और 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। अगर प्रशासन की बात करें तो पूरी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आपका स्थानीय प्रशासन हो या नगर पालिका हो, तमाम सारे जो भी गाइडलाइन से जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्धारित की गई, उनका यहाँ पे पालन हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर यहाँ पे बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका का जो चुनाव जो है आज जो है यहाँ 8 बजे ठीक 8 बजे से शुरू हो गया है। दिव्यांशु, पुष्कर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी की धौलधार ब्लॉक में गंगा दशहरा के अवसर पर भगवान कांगुड़ा नागराजा डोली यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी ने नागराजा मंदिर कांगुड़ा में पूजा अर्चना करके राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने देवभूमि कांगुड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने समेत कई विकास कार्यों की घोषणा की। हाई स्कूल टॉपर मुकुल को सम्मानित किया गया। साथ ही सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई फैसलों और योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तराखंड जब अपनी रजत जयंती मना रहा होगा तब वो देश के अग्रणी राज्यों में से एक आदर्श और श्रेष्ठ राज्य के रूप में खड़ा होगा। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होने की प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हो रही है। जो राजकीय महाविद्यालय कमान में विज्ञान संकायों की कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाता है, उसके संचालन के लिए कहा है। मैं इसको जो है अपने घोषणा में रखता हूं कि इन कक्षाओं का संचालन हो। इंदिरा कटखेत मोटर मार्ग का डामरीकरण द्वितीय चरण का किया जाएगा। छापड़ा से अंधेरी तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। कांगड़ा पंपिंग जल योजना के निर्माण के लिए भी कार्य किया जाएगा। रोहतू की बेली चलीधार मोटर मार्ग द्वितीय चरण पर भी काम किया जाएगा। देवभूमि कांगड़ा में कांगड़ा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारा पर्यटन विभाग काम करेगा। ऐसे अनेकों आप सबके द्वारा
बहुत सारी जो यहाँ पर मुझे बहुत सारे प्राप्त हुए, सभी को हम अपने प्रस्तावों में सम्मिलित करेंगे। बीजेपी शासित कई राज्यों में अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज टैक्स फ्री होने के बाद उत्तराखंड में भी टैक्स फ्री कर दी गई है। ये फैसला सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद फिल्म देखने के बाद लिया। सीएम धामी ने देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में कई कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद सीएम ने कहा कि यह फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता, शौर्य और राष्ट्र धर्म को ही नहीं बल्कि इतिहास के उस कालखंड की सांस्कृतिक ऐतिहासिक वैभव को समाज के सामने प्रस्तुत करती है। फिल्म के जरिए अधिक से अधिक लोग पृथ्वीराज चौहान की वीरता को जानेंगे, इसलिए राज्य में ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। उधम सिंह नगर में खटीमा के भूड़ महोलिया क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने अवैध खनन करते एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। वहीं मौके से कई खनन कारोबारी फरार हो गए। आपको बता दें कि खटीमा तहसील क्षेत्र में कई हिस्सों में अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, बावजूद इसके अवैध खनन जारी है। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि भूड़ मोहल्ला में 2 जगह कहीं पे अवैध रूप से खनन करके मिट्टी उठाई जा रही है। तो उसी सूचना पर हमने तत्काल छापा मारा और ये यहाँ पर मौके पे हमें एक जेसीबी और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ मिली। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी हम सीज करके अपने तहसील परिसर में हमने खड़ा कर दिया। बाकी भागने में सफल रही, लेकिन हम उसकी नफ्ती कर लेंगे। कितना भी उन्होंने अवैध खनन किया गया उसका जुर्माना उन पर इम्पोज कीजिए। चंपावत के कोर्ट परिसर में जिले के नवनियुक्त पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए लगा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला जज कहकशा खान बतौर खास अतिथि मौजूद रही। प्रशिक्षण में 29 पीएलबी को फील्ड में लोगों तक किस प्रकार से कानूनी जानकारी दी जानी है, इसे लेकर के ट्रेनिंग दी गई। चंपावत में करीब 29 पीएलबीज की हमारी नियुक्ति की है हमने एज ए पीएलबी, और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे जिले में जिला चंपावत में हर गांव तक कानून की जानकारी और लोगों की हेल्प हो सके, उसके लिए पीएलबीज की ट्रेनिंग कराई गई थी 2 दिन की, कल और आज। जो आज इनका सबका संपन्न हो गया है और आशा करते हैं कि सब लोग अच्छा काम करेंगे। पूरा इसकी व्याख्या थोड़ा सा बताने की कृपा करें। ये जो हमारे यहाँ जिला चंपावत में नए पीएलवी नियुक्त हुए हैं, उनको एक ट्रेनिंग, थोड़ी सी प्रारंभिक ट्रेनिंग उनको दी गई, क्योंकि वो बिल्कुल पहली बार आए हैं तो उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी कि उन्हें क्या करना है और किस तरह से फील्ड में जाके काम करना है। उनका मैक्सिमम यूज विधिक सेवा में हो पाए, इस क्षेत्र में हो पाए, इसलिए ये 2 दिवसीय कार्यक्रम, ये ट्रेनिंग का रखा गया। राजधानी देहरादून में विजिलेंस टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की। विजिलेंस टीम ने प्रदेश के अपर सचिव रामविलास यादव के घर पर छापा मारा है, जो कि पूर्व में यूपी में एलडीए सचिव भी रह चुके हैं। दिन भर चली कार्रवाई में कई जमीनों के कागजात मिले, बैंक डिटेल से जुड़े जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिससे कई घोटालों का खुलासा हो सकता है। विजिलेंस टीम ने अपर सचिव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कर लिया है। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। सरस्वती और मंदाकिनी नदी संगम पर खूबसूरत घाट बनाया जा रहा है। साथ ही केदारनाथ धाम में हमेशा ही मौसम सर्द बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए वाटर हीटर बन रहा है, जो अगले 1-2 महीने में पूरा होने वाला है। अब श्रद्धालुओं को पीने के लिए गर्म पानी की सुविधा मिल सकेगी। मसूरी में नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। मसूरी की नगर पालिका में सीसीटीवी कैमरे लगाने, लोन लेकर के पार्किंग निर्माण, इंद्रमणि बडोनी चौक पर पहाड़ के गांधी की प्रतिमा लगाने समेत कई प्रस्ताव पास हुए। नगर पालिका की लोकल बसों के घाटे में जाने पर जल्द ही बसें ठेके पर चलाने का फैसला लिया गया। बोर्ड बैठक में 6 से अधिक प्राइवेट मार्गों को सार्वजनिक मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव पास हुआ। स्वास्थ्य विभाग के लिए उपकरण खरीदे जाएंगे। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए ई टेंडरिंग प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। हरिद्वार में 12 से 14 वर्षीय विद्यालयी छात्र छात्राओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार जोरों पर है। जिले में सर्वप्रथम लक्सर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुक्रवार तक इस लक्ष्य को 100% पूरा करके रिकॉर्ड कायम कर लिया गया है। क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि एक विशेष अभियान संचालित करके विद्यालयों में अवकाश से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है और वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा 15 से 17 वर्षीयों के लिए शहर में दस्तक अभियान जारी है।
एक्चुअली क्या है कि डीएम सर और सीएमओ सर के निर्देशन में जो ये हमारी टीम रखी गई है हर घर दस्तक प्रोग्राम के अंदर, वैसे तो पूरे ये भारत में चलाई गई है और उत्तराखंड में हमारी सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है कि जो भी स्कूल अब बंद हो गए हैं उसमें 12 से 14 साल तक के बच्चे और फिर 15 से 17 साल के बच्चों को टारगेट बनाया गया है। इसमें 12 से 14 साल के बच्चों का 8,104 बच्चे थे हमारे। कल हम लोगों ने 100% अपना जिले में अपना टारगेट फर्स्ट डोज का अचीव कर लिया। उत्तरकाशी में हुए दर्दनाक बस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऋषिकेश में एमएसपी नवनीत फुल्लर के निर्देश पर पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। मुनि की रेती थाना भद्रकाली और शिवपुरी में यात्री मार्ग पर वाहनों को रोका जा रहा है। तीर्थयात्री और ड्राइवर दोनों को समझाइश दी जा रही है। तीर्थयात्रियों को ड्राइवर पर किसी भी तरह का दबाव न बनाने की सलाह दी गई है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे डीजीपी महोदय और एसएसपी टिहरी महोदय के निर्देशन में हम लोग जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, ड्राइवरों को भी और यात्रियों को भी। उनको हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है किसी भी प्रकार से नशा का सेवन न करे। अगर नशा का सेवन किया है तो 112 पे आप कॉल करिए। अगर उसको नींद आ रही है तो आप रास्ते में रुक जाइए और थोड़ा उसको 5-10 मिनट का रेस्ट दें, चाय पिलाएं, ये मुँह हाथ धों, उससे आगे वो न बढ़े। और यदि आप इन जो हम लोग इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर ये इनको फॉलो नहीं करते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी और फिर कार्रवाई होगी। निश्चित ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लालकुआं के जयपुर खीमा का ग्राम पंचायत में काश्तकार किसान परेशान हैं। जहां नलकूपों में लो वोल्टेज की समस्या के चलते किसानों की फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस मामले में ग्राम प्रधान ने नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। काश्तकारों ने बताया कि पानी न मिलने से खेत पूरी तरह से सूख कर बंजर होते जा रहे हैं। गन्ने और दाल की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बीते 1 महीने से ग्राम पंचायत की 2 बोरवेल से पानी ही नहीं आ रहा है। हमारी गन्ने की फसल जो है बिल्कुल सूख चुकी है। कोई भी अफसर आके यहाँ पर आके देख ले तो गन्ना बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। विभाग का कोई कर्मचारी झांकने को तैयार नहीं है और हमारे प्रधान जी जो हैं अथक प्रयासों में लगे हुए हैं। ये उन्हीं की देन है जो फसल बची हुई है थोड़ी सी भी। अगर इसमें स्टेबलाइजर लग जाए एक तो बहुत अति उत्तम। ग्राम पंचायत के ग्राम धनपुर में जो 8 नंबर ट्यूबवेल है और जयपुर खीमा में एक ट्यूबवेल है जो सिंचाई के लिए इनका यूज़ करा जाता है। पेयजल में भी इसका यूज़ है, लेकिन कई समय से लो वोल्टेज के कारण पानी का सप्लाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। मुझे सिंचाई के लिए प्रॉब्लम आ रही है। जैसे काश्तकार लोग सिंचाई के लिए जाते हैं तो लो वोल्टेज की वजह से वो ट्यूबवेल ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से टेल तक पानी जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नलकूप विभाग के द्वारा जल्द से जल्द वहाँ पे स्टेबलाइजर लगाया जाए। हमने सबको इसके बारे में अवगत करा दिया है। हमने नलकूप के अधिशासी अभियंता को कल इसके बारे में लेटर भी दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है मेरी तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इसका निदान कराया जाए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।